Great engineering today is like electricity. It is very important. Of course, everything runs on electricity, but it is no longer the differentiator. AI कैसे इम्पैक्ट कर रहा है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस इंडस्ट्री को? एक काफी इंटरेस्टिंग जो नया टूल आया है, आपको सिर्फ जाके वो कमांड देनी है, राइट द कोड फॉर अ मोबाइल ऐप दैट डज दिस एंड दिस, और वो ऑलमोस्ट इमीडिएटली आपको पूरा कोड लिख के दे देगा. फ्लिपकार्ट या अमेजॉन, इनके पास थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इन हाउस इंजीनियर्स होते हैं. दैट विल चेंज. तो अगर हम एआई से वी आर नॉट लर्निंग, देन वी आर रिस्किंग आवर रिस्पेक्टिव करियर्स. तो ये जॉब्स जीरो हो जाएंगे. जीरो. आईटी जो है इंडिया में इतना फ्लरिश क्यों? क्योंकि फ्रॉम सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू वी आर द बेस्ट वंस. इवन चाइना भी उसको डिफीट नहीं कर पाया जब इन्फोसिस टीसीएस ने वो जो काम किया 30 साल पहले. तो क्या रीजन है ऐसा? The number of So Codevyasa is a data and product engineering company. We are about 10 million in revenue. $10 million annual revenue. Correct. Within the first year, we had almost $1 million contracts with Mamaearth, with Upgrad, Byju's. Although Byju's is not the right example to be taking right now. अगर आप B2B context में बात करोगे, relationship आज से 5 साल पहले भी बहुत important था, आज भी important है और 5 साल बाद भी important होगा. अभी बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, फ्रॉडलेंट, ब्लू स्मार्ट जैसा ब्रोकर नेटवर्क हुआ. अगर इन्फो एज के पास 60% कंपनी का स्टेक था, तो क्या वो बैलेंस शीट चेक नहीं करता था, मंथली MIS चेक नहीं करता था? Builder.ai ने अपने रेवेन्यू से 4 गुना रेवेन्यू रिपोर्ट करा था. पूरा एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप है जहाँ पे लोग लोड कर रहे हैं. उनका तो केस भी थोड़ा अलग था, वो तो AI बता करके, जबकि वो सारा काम स्टाफ कर रहे थे उनके. बट आई थिंक अकाउंटेबिलिटी सिर्फ उस CEO की नहीं है, अकाउंटेबिलिटी इन्वेस्टर्स की भी है. आप अभी कौन कौन से रोल्स के लिए हायर कर रहे हो? We are hiring for back-end engineers. Technology could be Python, Node, or anything. We are hiring for full-stack engineers, mobile engineers, marketing and sales roles. आपकी पहली सैलरी क्या थी? तो टॉप 3 बेस्ट रिकमेंडेड AI टूल्स. आज के गेस्ट हैं एक विजनरी एंटरप्रेन्योर जिनकी जर्नी है एक परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एम्बिशन, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड का लाइव एग्जांपल उन्होंने सेट किया है. हिज नेम इज शुभम गर्ग. इज द को फाउंडर एंड CEO ऑफ कोडव्यासा. आज कोडव्यासा एक $10 million रेवेन्यू वाली कंपनी बन चुकी है एनुअली. क्लाइंट्स में उनके बहुत बड़े बड़े नाम्स हैं लाइक फ्लिपकार्ट, स्विगी, पेटीएम, मामाअर्थ, ज़ेरोदा, फोन पे, PwC, इवन RBI. वैसे ही फॉर्च्यून 500 टॉप ब्रांड्स. ये कन्वर्सेशन उन सभी लोगों के लिए गोल्ड माइन है जो इनसाइट्स चाहते हैं कि वो कैसे जल्दी ग्रो करें, कंपनी कैसे खड़ा करे. तो चाहे आप बिगिनर हो या किसी ट्रांजिशन फेज में हो या अपना खुद का कुछ बिल्ड करना चाहते हो, ये बहुत बड़ा आपके पास में एक इंसाइटफुल पॉडकास्ट है जो आपको बहुत कुछ देगा. प्लस आपको हम यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स हैं जो हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, आप प्लीज़ उसको चेकआउट कीजिए और उसके अलावा आप उसमें अप्लाई कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हो, और हम आपके रिज्यूमेस डायरेक्टली फाउंडर्स को देंगे. लेट्स डाइव इनटू द पॉडकास्ट. वेलकम शुभम, वेलकम टू अ कंपनी की पॉडकास्ट. आपका जर्नी कैसा रहा अभी तक, थोड़ा उसके बारे में बताइए. Thanks Akash, thanks for having me. My journey has been great. थोड़ा आपको बैकग्राउंड अगर मैं दूं, I started graduated in 2014. 2014 के आसपास the Indian tech startup ecosystem was picking up big time. So back in the day we had Flipkart, Zomato, Swiggy that was starting out, and people like me who are fresh out of the college, right? We were being given very impactful roles even despite being freshers. So I started in startups, worked in 3 startups over a span of 6-7 years. उनमें से one of them was Moglix. It is a B2B commerce company that as of today is multi-billion dollar in terms of revenue and of course in terms of valuation. And for all these 6-7 years, I was mostly doing product roles, go-to-market, GTM strategy roles. And finally, in 2020, I started my own company, which is Codevyasa. And here we are after about 4-5 years of the journey. आपने कितने साल काम किया? 6 साल करे. तो 6 साल आपने कंपनी में काम किया, प्रोडक्ट पे, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी पे. उसके बाद ऐसा क्या ख्याल है कि आपने सोचा मैं खुद का स्टार्टअप करता हूँ? मैं कहने को आई वॉज वर्किंग इन अ जॉब, बट उसमें भी ऐसे हैप्टिक में मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था अलॉन्ग विद पीपल एट हैप्टिक. मैं हमेशा से आई बीन वेरी क्लोज टू लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स, एंड तभी से आई वाज वेरी क्यूरियस टू फिगर आउट न्यू वेज, राइट, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सॉल्यूशंस, न्यू सर्विसेज. और करते करते देन फाइनली आई स्टार्टेड अ न्यू थिंग, राइट, व्हिच वाज माय ओन. हाँ, तो जॉब छोड़ करके, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री तो ऑलरेडी काफी ज्यादा क्राउडेड है, तो आपने ऐसा क्यों सोचा कि जॉब छोड़ के मुझे करना चाहिए? तो स्टार्टिंग में मैंने एक SaaS लॉन्च किया था 2019 में, जो कि सप्लाई चेन के अराउंड था. तो हम टारगेट कर रहे थे सिंगापुर, मलेशिया, दोस टाइप ऑफ कंपनीज. दैट डिडंट वर्क आउट.
So then what happened was, back in the day, Upgrad, the leadership there, मैं उन्हें काफी सालों से जानता हूँ. They were trying to solve an automation QA, which is, can they automate what is being done by 50 people, manual QAs. तो वो हमने किया. And then I realized कि ये जो हमने काम एक कस्टमर के लिए किया है, we can also do that for 100 other customers. And that's how it started. So आपने जॉब के साथ थोड़ा हसल किया पहले या फिर आप सीधा you quit the job and नहीं, it was always with my day job. तो जैसे मैंने कहा 2016 में I was working as a product manager, but I launched a product of my own, which was of course non-competing with my day job, जिससे कोई conflict of interest ना हो, पर वो चला नहीं. उसके साथ साथ फिर 2019 में भी मैंने कुछ ऐसा करने की कोशिश की. फिर 2020 में I think for initial 3-4 महीने I was in a job and I was running Code Vyasa. I will not say traction, 3-4 महीने में traction तो नहीं आया, but एक belief create हो गया that this is the ये वर्क करेगा. कि ये हिट कर सकता है. And then I finally मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी उस वक्त. आप किस कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर रहे हो? I was there in a company called Haptic, in a company called Moglix also, and then Wingify, which was recently acquired. अभी क्या स्केल है कोड व्यासा का? कितने रेवेन्यू कर चुके हो? कितने Correct. एम्प्लॉय साइज है? थोड़ा बताइए. Correct. So Code Vyasa as of today is about 550 people strong. Okay. We are just about $10 million in annual revenue. नाइस. मैं आपको थोड़ा बताता भी हूँ Code Vyasa के बारे में. So we are a data and product engineering company. So we work with at least 80 startups in India that are household names, along with some of the large companies. Those could be Fortune 500 companies such as Manpower Group. Those could be some of the large banks, HDFC Bank, Kotak Mahindra Bank. We recently signed sizable deals with RBI, Reserve Bank of India, Nice. Adani Group. So Code Vyasa is a data and product engineering company that works with these set of customers. We are about 10 million in revenue. $10 million एनुअल रेवेन्यू, राइट? Correct. सो ऐसे कौन से पिवटल मोमेंट्स थे जिसने ये कोड व्यासा को इस लेवल पे अच्छा शेप किया जो आज है? आई थिंक जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी 2020 में, उस वक्त कोविड की वजह से काफी चीजें बदल रही थी. उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये इज इट गोइंग टू हेल्प द टेक इकोसिस्टम, बिकॉज एक अंडरलाइन करंट भी था कि विल इट ऑल काइंड ऑफ बी वाइप्ड आउट. But as in hindsight, I realized that was a decently good time to start a company. अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, within the first year, we had almost $1 million contracts with Mamaearth, with Upgrad, Byju's. Although Byju's is not the right example to be taking right now, but thanks to them, we were able to have large contracts. And then Y Combinator is a very renowned VC fund, accelerator fund. So we had about 8 to 9 startups that were YC backed. So I think that gave us, a launch pad. And then uske baad India mein, I think the startup ecosystem is very tightly knitted. So which means that if we do good work with ET money, we can very well give ourselves a shot at working with the likes of Zerodha, Grow, Paytm, MobiKwik, right? And similarly across industries, right? If you do well with Mamaearth, you can get 10 D2C customers. You can get Flipkart, Amazon. जब मैं इन सारी कंपनीज का नाम ले रहा हूँ, one very important thing to realize is कि हम इन सब के लिए जो भी कर रहे हैं वो अलग हो सकता है. So जब हम Amazon के साथ काम करते हैं, हम अपना एक स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज ला रहे हैं उनके नेचर ऑफ इंजीनियरिंग ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए. Whereas when we work with different entities of Paytm, एक Paytm entity में हो सकता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ और हो. It could be, let's say, solving data engineering related use cases. Whereas within the Paytm group, another Paytm entity might want to solve automation QA. Right. Might want to solve infosec. तो वो difference आ जाता है, but word of mouth is something which is there. So जैसे मैं आपको बता रहा था, I think we have at least 80 mass market popular Indian startup names. And over the next 2-3 years, right, when we did well, we realized that, even the large enterprises, the Salesforce of the world, the Walmarts of the world, are also looking to solve specific problems. And that just kept on, kind of going from strength to strength. And that's how, as of today, like I said, we work with, some of the Fortune 500 companies, some of the top consulting companies in India, such as PwC, Boston Consulting, McKinsey, companies like these. Okay. तो कोड व्यासा के 2 engagement model हैं.
First engagement model is outcome based, where we agree to a specific outcome. So, for example, we will talk to an upgrad and say that, look, your cloud AWS cloud bill is, let's say, $2 million today. हम इसे 50% कम कर देंगे और उसके बेसिस पे we'll charge a percentage of that. So एक प्योर आउटकम है. जब अपग्रेड हमारे साथ ये SOW साइन कर रहे हैं, उसे भी पता है कि जब आउटकम हिट होगा, ओनली देन इट हैज टू पे Codevyasa. Similarly, you can take examples that if you are building a new product ground up, उसका SLA पहले डिफाइंड है दैट इस प्रोडक्ट में ये सारे फीचर्स होने चाहिए, इस क्वालिटी पैरामीटर पे इट शुड स्टैंड ट्रू, इतने टाइम में बनना चाहिए. सो दैट इज ऑल आउटकम बेस्ड, विच मीन्स द फाउंडर और द कस्टमर डज नॉट हैव टू वरी कि is it going to pay us even without results. There is a clear outcome and based on that Codevyasa is being paid. So ये आपका मॉडल है, क्या यही मॉडल चल रहा है बाकी सर्विस कंपनीज में? लार्ज पार्ट अगर आप देखेंगे सर्विसेज, चाहे आप एक्सेंचर, HCL, डेलॉयट में देखेंगे, लार्ज पार्ट ऑफ द बिजनेस इज नेवर आउटकम बेस्ड. इट इज ऑलवेज अबाउट मैन पावर बेस्ड, manpower, staffing, and staffing is not the way forward. It is not even the way now. Then I think this is the USP. I was wondering, मतलब मैं आपसे बात किया था पहले Right. कॉल पे, Right. तो and when I did research, तो I was wondering कि why Codevyasa, Yeah, मतलब yeah. क्यों आप इतना अच्छा कर रहे हो? Correct. जबकि आपके साइज की कितने एजेंसीज होंगे IT Absolutely. सर्विसेज, तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? Yeah. तो मुझे अभी जस्ट इसका आंसर मिला है Correct. कि आपका यूएसपी है कि आप आउटपुट ड्रिवन ही, Absolutely. आउटकम ड्रिवन ही आप काम करके एग्रीमेंट कर रहे हो. Absolutely. इसके लिए आपको बिजनेस मिल रहा है, Absolutely. क्योंकि बाकी लोग मैन पावर और सर्विसेज पे खेल रहे हैं. So अगर आप देखोगे, so जब हम फोन पे के साथ काम करते हैं, फोन पे ऑलरेडी वर्क्स विद Capgemini, some of the large players. राइट. We are perhaps the only so-called smaller player where we exist with Capgemini or other large companies, right? And the reason we were able to get inside and like sustain and scale the partnership is because our engagement model is very outcome based kind of a thing. इसका मतलब ये नहीं है कि 100% ऑफ द टाइम्स आउटकम बेस्ड होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक प्रोडक्ट ऑलरेडी है कस्टमर के पास, उसमें कुछ उसे नए फीचर्स डेवलप कराने हैं, तो वो पूरा प्रोजेक्ट नहीं दे सकता क्योंकि काफी मूविंग पार्ट्स हैं उसके, राइट? तो उस केसेस में हम प्लग एंड प्ले इंजीनियरिंग टीम मॉडल वी डू, जिसमें वी विल हैव एक्सपर्ट डेवलपर्स वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट. बट ये स्प्लिट इज अबाउट 60-40. सो 60% ऑफ द टाइम्स हम आउटकम बेस्ड मॉडल ही कर रहे हैं, and about 40% is मैन पावर ड्रिवन, सर्विस ड्रिवन, staff augmentation. स्टाफ ऑगमेंटेशन. तो अभी ये और लोग क्यों नहीं क्रैक कर रहे उस तरह से आउटकम ड्रिवन? इतने सर्विस इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे? Large part to this answer is about risk taking. So when I speak to a customer, I have to assure him of certain outcomes that directly overlap with our expertise. And if we don't agree to outcome based things, then we are possibly one of the many tech partners that exist. And अगर Codevyasa को एक $30 million annual revenue करना है, we'll have to have skin in the game. And that is how we are able to inculcate that customer confidence. तो शुभम, थोड़ा सा सर्विस इंडस्ट्री के बारे में बताओ. आप सर्विस इंडस्ट्री में Correct, 4 साल 5 साल से रह लिए हो, Correct. तो कैसा है सर्विस इंडस्ट्री? आई थिंक सर्विस इंडस्ट्री के बारे में काफी मिसकंसेप्शन है. तो लोग सोचते हैं कि सर्विस इंडस्ट्री पिछले 30 सालों से है, तो इसमें नया क्या ही हो सकता है, राइट? पर जो मेरा एक्सपीरियंस है बिल्डिंग Codevyasa, एंड दैट इज दैट सर्विसेज कैन ऑल्सो बी अ वेरी सेक्सी वर्टिकल if you take a very outcome focused specialization kind of a route. So for example, जैसे Codevyasa का करीब 50% रेवेन्यू हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है. ठीक है. So which means हम इसमें large banks such as HDFC, और HDFC में ही काफी सारी बिजनेस यूनिट्स हैं. HDFC लाइफ है, HDFC बैंक है, राइट? सिमिलरली कोटक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, कोटक सिक्योरिटी है, कोटक वेल्थ मैनेजमेंट है. हम RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ काम करते हैं. फिर हम US बेस्ड स्टार्टअप्स जो हैं फिनटेक में, जैसे स्ट्राइप हो गया, इंडिया में पेटीएम, मोबीक्विक, रेजर पे, इन सब के साथ काम करते हैं. और जितने भी ये फाइनेंस फिनटेक एग्रीगेटर्स हैं, जैसे पॉलिसी बाजार, पैसा बाजार, ज़ेरोदा, ब्रोकिंग कंपनीज हैं, इन सब के साथ काम करते हैं. तो इससे हमने क्या करा आकाश, इसमें हमें समझ आ गया कि क्या क्या यूज केसेस, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जिसको हम
कॉमोडिटाइज कर सकते हैं, विच मीन्स अगर हमने कोई एक यूज केस एक पेमेंट गेटवे के लिए क्रैक कर लिया है तो वो चीज हम अक्रॉस डिफरेंट पेमेंट गेटवे कंपनीज कर सकते हैं, चाहे उस पेमेंट गेटवे का साइज ऑफ द कंपनी कुछ भी हो, चाहे ज्योग्राफी कुछ भी हो। तो हमने वर्टिकल्स पकड़े हुए हैं, जैसा फाइनेंशियल सर्विसेज इज वन ऑफ द वर्टिकल, तो दैट वी हैव डन वेरी वेल। एंड अगेन दैट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट रियलाइज कि आप एक इंडस्ट्री पकड़ के उसमें वर्टिकल अप्रोच ले सकते हो और वहां पे आप स्पेशलाइजेशन ला सकते हो। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, राइट, जैसे पहले क्या होता था, हर कंपनी में डेटा सेंटर होते थे, एक सर्वर रूम होता था, राइट, पर आज की डेट में शायद ही कोई ऑफिस में सर्वर रूम होगा, बिकॉज AWS ने वो पूरा रिप्लेस कर दिया है। सिमिलरली मेरा जो हाइपोथेसिस है वो ये है कि जो अभी तक मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज ये सोचती हैं कि उन्हें कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उन्हें 100 इन हाउस इंजीनियर्स चाहिए, दैट इज गोइंग टू चेंज। So my hypothesis, Akash, is that moving forward, we will have 10 core people or 5 core engineers as part of the in-house team of the customer. And rest, everything is a commoditized outcome-based project. मिडिल लेवल मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा, Middle and entry level also. एंट्री लेवल भी खत्म हो जाएगा, Right? Because आप ऐसे मानो, great engineering today is like electricity. It is very important, of course, everything runs on electricity, Right. but it is no longer the differentiator. राइट। So differentiation कहाँ पर आएगा? अगर आप कोई भी दो प्रोडक्ट बनाओ, differentiation कहाँ पर आएगा कि वो कितना फास्ट एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, कितना फास्ट आइटरेट कर पा रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, स्विगी आप यूज करते हो, आप जोमेटो भी यूज करते हो, पर आप उन दोनों में ये अंतर नहीं बता सकते कि इसका टेक बेटर है, फीचर सब में बराबर है। तो टेक being the differentiator, that is going to come down, and correspondingly उसका चेंज क्या होगा कि जो अभी आज की डेट में फ्लिपकार्ट या Amazon, इनके पास thousands and thousands of in-house engineers होते हैं, that will change. डिफरेंशिएटर होगा क्या फिर इन कंपनी? Differentiator, like I said, will be speed of execution. It will be how fast you can iterate. तो प्रोडक्ट फीचर्स जो नए लाते हैं वो डिफरेंशिएटर होगा, आप बोल रहे हो? Speed of execution. क्योंकि एक बनाएगा देन वो कंपैरिजन में उसका कॉम्पिटिटर भी तुरंत बनाएगा कि यार ये मुझे भी सर्विस लाना Exactly. है। वो वही फॉलो हुआ भी है, चाहे वो जोमेटो स्विगी का ही कंपैरिजन कर ले Exactly. तो उसमें आप, जैसे मैंने कहा, आप जोमेटो इसलिए शायद यूज नहीं करते होंगे क्योंकि स्विगी से ज्यादा अच्छा उसका मोबाइल ऐप का एक्सपीरियंस है। आप देखोगे कि आपको एंड टू एंड एक्सपीरियंस कहाँ बेटर मिल रहा है, चाहे वो डिलीवरी हो। और अगर आप ये, अब हम B2C यूज केस में बात कर रहे हैं, B2C कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, अगर आप B2B कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे, रिलेशनशिप आज से 5 साल पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट था, आज भी इंपॉर्टेंट है और 5 साल बाद भी इंपॉर्टेंट होगा। तो पहले आप देखते थे, अगर किसी B2B SaaS कंपनी ने 100 मिलियन रेस करा हुआ है, 5 साल से अगर मार्केट में है, कोई नया प्लेयर आएगा तो उसे डिसरप्ट करने में उसे मुश्किल होगी। बट मूविंग फॉरवर्ड वो डिस्टेंस कम होता रहेगा, क्योंकि जो टेक उसने 5 साल में बनाए वो ऐसा नहीं, उसे बनाने में 5 साल इस नई कंपनी को लगेंगे, वो 6 महीने में, 1 साल में भी बन सकता है। तो बीइंग अहेड ऑफ द कर्व इन टर्म्स ऑफ व्हाट द कंज्यूमर वांट्स, व्हाट योर प्रोडक्ट पोजीशनिंग इज, वो डिफरेंशिएटर बनेगा। एंड दैट इज वेयर कंपनीज लाइक कोडव्यासा विल प्ले अ वेरी बिग रोल। Yes, it will become a commodity, but how do companies like Codevyasa agree to outcome-based projects and deliver that outcome in the highest possible quality? अभी तक 500 550 लोगों को आपने हायर किया है, तो आप इन लोगों को किस बेसिस पे हायर करते हो? क्या टिपिकल जो सर्विस बेस्ड का हायरिंग होता है, क्या आप वो देखते हो कि कुछ अलग कर रहे हो आप? हमारा हायरिंग थीसिस काफी, आई वुड से, यूनिक है। ओके। और हायरिंग के साथ साथ हमें रिटेंशन की बात करना जरूरी होगा। व्हेन वी हायर एन इंजीनियर, वी डोंट नेसेसरीली लुक एट पीपल विद द रेलेवेंट बैकग्राउंड। हमारे एक काफी मेटिकुलस फ्रेमवर्क है हायरिंग का, व्हिच इज अबाउट 5 rounds all in all. I mean, what we realize is a 10x engineer, right? Engineer who is like really good is not someone who can write 10 times more lines of code or can ship 10 times more feature. I think that ownership, that taking that ownership, right? Be it in an individual contribution setup or working in a team, right? Because at the end of the day, you need people who can create an outcome for you versus just justifying the number of hours. Those are the classic traits we look. कैसे आइडेंटिफाई करते हो ये आप? उसे आइडेंटिफाई करने के काफी तरीके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट टू गिव यू अ बैकग्राउंड, हमारा मिनिमम इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस विल स्टार्ट फ्रॉम 3 years, ठीक है, right? Which means in the interview rounds, we have that luxury to pinpoint and ask what were some of the problematic situations that you faced
and not just talking about wins or successes of that developer, but essentially like talking and digging deep on some of the failed projects and what they learned from that. So that is very very important, right? So people generally speaking जो लोग अपने फेलियर पे रिफ्लेक्ट कर पाते हैं are the ones which are able to generally kind of learn from it, करेक्ट. versus not even taking ownership for the misses, and just keeping on the blame game, or rather not taking accountability. So wahan pe we have that luxury. In marketing, in operations, in even sales, we do hire freshers also, and there we always look for people who are like willing to build a career. Compensation is always one of the things we discuss. It is never the starting conversation, right? And we are looking at people who want to build a career. बहुत अच्छे थे प्रोडक्ट में. आपका पोर्टफोलियो एज अ रिज्यूमे बोलूँ तो वो भी मैं देखता हूँ तो इतना इंटेलिजेंट स्मार्ट रिज्यूमे है आपका पूरा प्रोफाइल. सो आपने सर्विस इंडस्ट्री खोलने का क्यों सोचा? आप SaaS प्रोडक्ट जो बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं ट्रेंडिंग है, वो क्यों नहीं बनाया? I think it was a mix of market research and bit of serendipity also. अच्छा. 2020 में मैं एक SaaS बना रहा था, 2019 लास्ट से एक SaaS बना रहा था, बट दैट डिड नॉट स्केल एट ऑल. और उसके साथ साथ देन आई वाज आल्सो स्पीकिंग टू काफ़ी सारे CTO फ्रेंड्स ऑफ माइन, राइट? एंड एवरीवन वाज डिस्कसिंग व्हाट दे आर ट्राइंग टू सॉल्व. उनके क्या इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है. वन ऑफ द प्रॉब्लम्स जो मुझे दिखा था वाज ऑटोमेशन QA, which I thought that is fairly simple. I mean, simple, not easy, but fairly simple and methodological solve करने के लिए. तो हमने वो use case solve करा, and that was the, I think, the light bulb moment, so to speak. तो उससे हमें realize हुआ कि अगर ये चीज़ हम upgrade के लिए कर रहे हैं, बाईजूस के लिए कर रहे हैं, right? Same problem statement exist करेगा large enterprises के लिए भी, और ज़्यादा scale पे, which means the amount or the ticket size जो हम charge कर सकते हैं, that is much more higher. And once we took this horizontal approach, which is approach by use case, फिर हमें realize हुआ this is one of the use case. ऐसे हम 20 और use case कर सकते हैं, और ऐसे ऐसे कर करके today we specialize in specific data and product engineering related use cases. तो $10 million की जो आपने एनुअल रेवेन्यू की कंपनी बनाई, इसमें आप ये बूटस्ट्रैप था या आपने? हम completely bootstrapped हैं. अच्छा. इनफैक्ट क्योंकि आई कम फ्रॉम अ Tier 1 कॉलेज, तो हमें बस काफ़ी इनबाउंड रिक्वेस्ट भी आई थी, बट हमें ऑनेस्टली कभी ज़रूरत भी नहीं लगा. एंड हम हमेशा कंट्रोल ऑफ द कंपनी अपने पास ही रखना चाहते थे, इसलिए वी नेवर रेस्ड. आप अकेले फाउंडर हो? नहीं, आई हैव वन मोर co-founder हु इज शोभित. तो शोभित एंड आई आर ऑफ कोर्स ब्रदर्स. अपने ओन ब्रदर्स? या. Okay, so you are co-founder both, or you're founder and he's co-founder? Yeah, we are both co-founders. Co-founders. Yeah. And your co-founder and CEO is CTO. So he manages internal operations, Okay, finance, delivery, whereas मेरा major काम is around overall organization building, sales, distribution, Okay. bit of branding, engineering. तो अपने ब्रदर के साथ बिजनेस बनाने में क्या अच्छी चीजें होती है और क्या चैलेंजेस होते हैं? अच्छी चीज़ ये होती है कि अल्टीमेटली आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे की वीकनेस, स्ट्रेंथ. क्योंकि व्हेन यू आर बिल्डिंग अ कंपनी, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, तो उसमें रिएक्शन, एक दूसरे का डेप्थ पता होता है आपको पहले से ही. तो पॉजिटिव साइड काफ़ी ज़्यादा है. नेगेटिव साइड टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा नहीं. पॉजिटिव साइड्स यही हैं कि एक कंफर्ट पहले से ही होता है, आप एक दूसरे को इन एंड आउट जानते हो, यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट ईच अदर, राइट? So those are the, I would say, positive sides of it. क्योंकि मैंने भी एक फाउंडर के साथ किया था, डेंटल कार्ड के फाउंडर, वो अपने अच्छा. ब्रदर के साथ रन करते हैं. I saw that, yeah. हाँ, उनका अभी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, स्टार्टिंग से सारा कुछ उन्होंने सॉर्टेड रखा है. Correct. And that comfort, I think, is very important, right? कि irrespective आपकी कंपनी का साइज कितना है, things become turbulent. अभी थोड़ा मुझे बताइए, ये जो मार्केट में रहता है लोगों का कि यार फंडिंग पहले उठा लो, राइट, उसको बर्न करेंगे, उससे स्केल होगा, और वो एक अचीवमेंट की तरह लेते हैं फंडिंग. तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग? आई थिंक काफ़ी बिजनेस रन करने के लिए आपको फंडिंग चाहिए रहता है. Correct. उसमें मैं मना नहीं करूँगा. जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई B2C मार्केट प्लेस कंपनी बनानी है, तो आपको ट्रैक्शन लाने में शायद 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाएगा, तब तक कंपनी रन करने के लिए आपको फंडिंग चाहिए. बट अगर आप एक B2B
इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, चाहे सर्विस हो चाहे प्रोडक्ट हो, अ लार्ज पार्ट ऑफ योर कंपनी कैन बी सस्टेन्ड बाय कस्टमर रेवेन्यू। बिफोर स्टार्टिंग दिस कंपनी मैं विंगीफाई में काम कर रहा था, जो कि बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है। द कंपनी इज अबाउट 45 मिलियन इन एनुअल रेवेन्यू। दे नेवर रेज्ड एक्सटर्नल फंड्स and both of them are actually the co-founders of Wingify are my college seniors only. अच्छा, So that was another inspiration that I keep looking at. अभी बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, फ्रॉडलेंट ब्लू स्मार्ट केसेस एंड बहुत सारे ऐसे, एक दो आप मुझे बता भी रहे थे, तो थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए कि मतलब ये केसेस क्या रहते हैं, क्यों ऐसा होता है कि लोग ऐसे बिहेवियर पे जाते हैं। हमारे साथ भी कोड व्यासा में वी हैव वर्कड विद ब्रोकर नेटवर्क। अच्छा, उस कंपनी ने आई थिंक हमारे कुछ 75 लाख रुपीस अनपेड इनवॉइसेस हैं इवन टुडे। अच्छा, और सिमिलरली एक दो केसेस और हुए हैं। कौन चलाता है ब्रोकर नेटवर्क? ब्रोकर नेटवर्क राहुल यादव ही चलाता था। जैसे ब्लू स्मार्ट का भी केस हुआ, हाँ तो आपने सुना है ब्लू हाँ स्मार्ट हाँ, में आई क्या नो हुआ? वेरी वेल, वेरी वेल। हाँ, तो अभी ये इस तरह के केसेस हैं जिसमें लोग मतलब ऑब्वियसली स्टेयर होल्डर्स एवरीवन इज चीटेड या एंड दे गेट ऑल द मनी टू देयर अकाउंट्स। ब्लू स्मार्ट थोड़ा अलग केस था, क्योंकि हाँ। ब्लू स्मार्ट ने कभी भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से पैसा नहीं उठाया। हम्म विच मीन्स ऐसा उसने मान लो एंजल इन्वेस्टर पकड़े, मेरे से 20 लाख ले लिया, आपसे 25 लाख ले लिए। हम्म अब एंजल इन्वेस्टर कभी भी मंथली पीएनएल नहीं मांगता, ना उसे दी जाती, तो कभी किसी को पता ही नहीं चला ना क्या स्कैम चल रहा है। बट जैसे ब्रोकर नेटवर्क हुआ, हम्म अगर इन्फो एज के पास 60% कंपनी का स्टेक था, हम्म तो क्या वो बैलेंस शीट चेक नहीं करता था, मंथली एमआईएस चेक नहीं करता था, राइट? या फिर जितने भी और केसेस हैं, बिल्डर डॉट एआई है, अपेरेंटली बिल्डर डॉट एआई ने अपने रेवेन्यू से 4 गुना रेवेन्यू रिपोर्ट करा था। तो ओह, क्या ये चीज कभी पकड़ में नहीं आ सकती थी? तो आई थिंक वो पूरा एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप है पूरा, जहाँ पे लोग लोड कर रहे हैं चीजों को, और वो पता लगाना इम्पॉसिबल है हमारे लिए। सो फॉर एग्जाम्पल बिल्डर डॉट एआई इज अ कस्टमर टू अस, और वॉज अ कस्टमर टू अस, एंड टुडे वी काइंड ऑफ द पार्टनरशिप अब्रप्टली एंडेड। उनका तो केस भी थोड़ा अलग था, वो तो एआई बता करके, जबकि वो सारा काम जो Exactly. है ह्यूमन आदमी स्टाफ No, कर रहे थे उनके। वी नो दैट, क्योंकि लाइक आई सेड हम उनके साथ काम कर रहे थे, तो हाँ, हमें तो पता है एग्जैक्टली टेक साइड पे। तो क्या कर रहे थे आप? उनके लिए काम कर रहे थे वो? हम उनके प्लेटफॉर्म पे काफी हमने उनके लिए मॉड्यूल्स बनाए हैं सिंपल लैंग्वेज में, और हम दोनों एंगेजमेंट मॉडल में उनके साथ काम कर रहे हैं। वन इज आउटकम बेस्ड, हम्म अदर इज प्लग एंड प्ले इंजीनियरिंग टीम्स, जहाँ पे कुछ हमारे 15 लोग हम्म उनके लिए एज अ रिसोर्स ऑगमेंटेशन मॉडल में काम कर रहे हैं। एंड अभी भी कर रहे हैं अब तो? अब तो ऑफ कोर्स द पार्टनरशिप वाज अब्रप्टली एंडेड। तो आपको आइडिया लग था पहले से कि नहीं, मतलब इनकी एआई नहीं है वो इनमें कुछ? इम्पॉसिबल है। आप ऐसे सोचिए, अगर आप जब उनकी इन हाउस इंजीनियरिंग टीम को या कोई भी टीम को पता नहीं था कि अब्रप्टली एंड हो जाएगा, वी आर अ थर्ड पार्टी, वी आर अ एक्सटर्नल पार्टनर टू देम, तो हमें तो पता ही नहीं लगेगा। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट कि उनकी इंजीनियरिंग टीम, उनकी टीम एक्चुअली वो काम कर रही थी जो दे वर पोर्ट्रेइंग एज कि एआई कर रहा नहीं, है। क्योंकि वो पूरा जो सीक्वेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग है, दैट इज लॉन्ग। हम्म So for example, we don't know what exactly they were committing to a given customer, हम्म कि इतना % automated है, and we did not know how much of that we were actually doing or they were actually doing. तो वो पता लगाना हमारे लिए, क्योंकि हमें पूरा विजिबिलिटी नहीं थी, नहीं थी। तो इसलिए ऐसा है। बट वी कुड फिगर आउट कि ऑफ कोर्स इट इज नॉट व्हाट दे आर क्लेमिंग इट टू बी। तो अब तो क्लियर है कि मतलब वो एआई का एज सच ज्यादा यूजेस था नहीं उसमें। इसमें एक दो चीज़ें और होती हैं कि जब कंपनी कोई एब्सकॉन्ड होती है या इस हालत में होती है, तो काफ़ी नेगेटिव स्टोरीज भी ना इन्फ्लेट हो जाती हैं। तो अब सब आके बोलेंगे हमें पहले से पता था, राइट? हाँ इन्वेस्टर भी बोलेंगे। हाँ, बट आई थिंक अकाउंटेबिलिटी सिर्फ उस सीईओ की नहीं है, अकाउंटेबिलिटी इन्वेस्टर्स की भी है, सारे स्टेक होल्डर्स। सारे स्टेक होल्डर्स की है। एम्प्लॉयज को मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि हाँ। एम्प्लॉयज तो दे वर पेड टू डू समथिंग, बट इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो इक्वली अकाउंटेबल। बट अगेन जो कंपनी स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है कि इन्वेस्टर्स आर नॉट लायबल टू एनी काइंड ऑफ लिटिगेशन, या फिर कोई भी रिकवरी will not be affecting the investors, which is sadly not what the case should have been. प्रमोटर्स को या लीडर्स को और सीईओज को लोग ज़्यादा पुश नहीं करते हैं टू डू थिंग्स राइट, मुझे ये भी लगता है। कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी पूरी की पूरी लीडर के पास छोड़ दी जाती है, चाहे इन्वेस्टर हो कोई भी हो। हाँ। एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जैसे पब्लिक लिस्टेड कंपनीज में क्या होता है ना, देर आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स Correct. टू चेक ऑन दिस, एंड इवन क्योंकि पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो बाकी स्टेक होल्डर्स, वेदर इट इज इन्वेस्टर्स, वेदर Correct. रिटेल इन्वेस्टर, एवरीवन, इवन मीडिया इज देयर, कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। Yeah. लेकिन वो अगर जब तक प्राइवेट होता तब तक में पूरी की पूरी डिपेंडेंसी बेसिकली आपके प्रमोटर्स के पास ही होता है, भले उन्होंने बहुत सारे बोर्ड मेंबर्स रख रखे हैं।
तो वो उनके पास में सारा पावर होता है, इसलिए भी मेरे ख्याल से काफी ज्यादा अब्यूज होता है। We can't simply put all the blame on the founder. हम्म So अगर आप उनका कैप टेबल देखोगे, इन्वेस्टर्स के पास 50% से ज़्यादा स्टेक था, हम्म तो क्या इन्वेस्टर्स वर दे नॉट डूइंग देयर ड्यू डिलिजेंस? ऑफ कोर्स नॉट, दैट्स व्हाई इट इज Then देयर। they were not doing their job. हाँ So if they were not doing their job, then it is also, और आपने ये सेम चीज बायजूस में भी देखी थी, हाँ जब एवरीथिंग वेंट डाउनहिल देयर वाज ओनली वन मैन टू ब्लेम। पर ऐसा तो नहीं होगा ना, MIS तो बायजूस इंटरनल शेयर होल्डर्स को पहले भी दे रहा था, इन्वेस्टर्स को। तो ये सारी जो एबनॉर्मेलिटी थी, ये पहले क्यों नहीं हाईलाइट हुई? हाईलाइट तो कुछ साल से हो रही थी। देखो एक बात ये भी तो है कि जो फ्रॉडलेंट चीजें कर रहा है, करेक्ट। सबसे ज्यादा तो उसी के ब्लेम किया जाएगा। भले हाँ। लोग पकड़ नहीं पाए या अगर उनको लगे कि ग्रे एरिया है और वो अथॉरिटी एंड पावर प्रमोटर के पास या CEO के पास ही है, तो लोग ज्यादा ब्लेम कर भी नहीं पाते। लोग कहते हैं ओके थिंग्स वुड बी राइट, लेकिन जो फ्रॉडलेंट चीजें कर रहा है हाँ सबसे ज्यादा तो उसी को ब्लेम जाएगा, बिकॉज वो दिमाग लगाए कर रहा है, राइट? नहीं, एब्सोल्युटली, बट आई एम सेइंग अकाउंटेबिलिटी सेट होना इन्वेस्टर के लेवल पे भी इम्पोर्टेंट है। I think SEBI is doing a fantastic job, at least to the public market companies, to regulate many things in that way. Yeah, we would like to believe that. Why do you say so? No, I'm not saying, but I think if you saw काफी सारे banks में भी, हाँ, without naming the banks, right? We saw what went on, right? I'll say Yes Bank का Exactly, हाँ, right? And but that has, उसने भी काफी अच्छा टर्न अराउंड देख लिया है हाँ, पिछले 2 वो साल तो फिर इंटरवीन के बाद, इंटरवेंशन के बाद। वो तो पूरा स्ट्रक्चरिंग करने के बाद। It was a writing on the wall for people who were looking at the financials. मैंने भी येस बैंक में इन्वेस्ट किया था जब वो रीस्ट्रक्चर हो उसके बाद। उसके बाद भी मेरा गिरा ही था वैल्यूएशन, क्योंकि उसके बाद भी वो बहुत सारी चीजें सामने आ रही थी और इट वाज गोइंग डाउन एंड देन आई फाइनली एग्जिटेड कि यार फायदा नहीं है इसमें। अब तो पता नहीं क्या शेयर पे है क्या है नहीं, अब तो इट इज ऑन ऑनवर्ड ट्रेंड, इफ आई एम फैक्चुअली राइट। हाँ, तो उनके प्रोडक्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग टेक साइड में थे एज अ बैंक, लेकिन उसके अलावा जो चीजें अंदर थी वो बहुत स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी। अब पर इसमें एक और चीज भी होती है कि पीपल लाइक नेगेटिव स्टोरीज। सो आप अगर मैथमेटिकली देखोगे, डू वी इवन नो मैथमेटिकली व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंपनीज गो डिफंक्ट? नो, वी डोंट नो, वी डोंट ट्रैक, राइट? सो वन case of Baiju will be spoken for अगले 5 साल, but people don't talk about गुड स्टोरीज। the good stories in that context. ये साइकोलॉजिकली बायस रहता है कि हमको नेगेटिव ज़्यादा चुभता है, हमको नेगेटिव स्टोरीज ज़्यादा याद रहती हैं, हमें लॉसेस से ज़्यादा फर्क पड़ता है देन प्रॉफिट। If you compare that anecdotally, like Bermuda Triangle story, all of us have heard, right? राइट। Percentage wise, how many flights did actually go down, or how many ships really sunk? हाँ, That percentage is not significant. And that is the whole finding, right? Which we call it. It's not a mystery anymore. जैसे कितने स्टार्टअप्स ने बहुत पैसा बना के दिया है पब्लिक मार्केट या इन्वेस्टर्स को, लेकिन याद रहता है नेगेटिव कि एडटेक में बायजूस ही याद रह जाएगा, और वैसे ही हर केसेस में, राइट? आप ऐसे सोचिए, मतलब हमारी डेली लाइफ में हाँ 5 साल या 6-7 साल पहले और आज की लाइफ में कितना डिफरेंस है? Our day would run on probably news and shorts, हाँ right? Swiggy, Blinkit, Ola, Uber. मतलब इससे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन और क्या ही हो सकता है? सो आई थिंक वो ओवरऑल अगर आप कॉन्टेक्चुअलाइज करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि एक बायजूस, एक बिल्डर डॉट AI, राइट, इज नॉट द नॉर्म. इट इज सैडली एन एक्सेप्शन. वी आर ग्लैड दैट इट इज एन एक्सेप्शन। Yeah, ये नॉर्म होने लग जाएगा, ऑफ कोर्स. वो नॉर्म होने लग जाएगा तो फिर Correct. इंडिया का पूरा मार्केट बर्बाद है। करेक्ट. अभी आप बताइए आईटी जो है इंडिया में इतना फ्लरिश क्यों किया? क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स में हम बहुत पीछे हैं, हाँ. यूएस से, चाइना से, बट ग्लैडली एंड फॉर्चुनेटली वी वेर फ्रॉम द स्टार्ट ओनली वी वर राइडिंग ऑन आईटी रिवॉल्यूशन। फ्रॉम सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू वी वर द बेस्ट वंस टू इवन चाइना भी उसको डिफीट नहीं कर पाया जब इन्फोसिस टीसीएस ने वो जो काम किया 30 साल पहले। तो क्या रीजन है ऐसा? The number of engineers India produces every year for decades, right? That is one. But इसमें एक important जो एक differentiation अब create हो रहा है वो ये है कि 10 साल पहले India was looked down in terms of quality of IT services. और वो बदल रहा है. So no longer today we are Code Vyasa or any for that matter any other company is a cost saving center. We are चीप लेबर सर्विस, चीप लेबर बिल्कुल भी नहीं है. That expertise, that specialization is what India or this market is being looked at. So it's not about cheap labor, it's about, I would say, the return on investment.
So if a founder spends X dollars on us, what is the ROI he gets compared to the in-house teams? जैसे मैं आपको एग्जांपल दे भी रहा था कि अगर गूगल 1 करोड़ का फ्रेशर हायर कर रहा है 1 करोड़ के सैलरी पे, क्यों कर रहा है? मतलब वो 10 लाख पे भी कर सकता है, और कितने हायर हो भी रहे हैं 10 लाख 15 लाख 25 लाख पे, तो 4 टाइम्स 5 टाइम्स हायर किसी एक पर्सन को क्यों देगा? मेरा पर्सनल बिलीफ है इट्स ऑल अबाउट व्हाट दीज एम्प्लॉयर्स लुक एट, कि ये मैं डेवलपर हायर कर रहा हूँ या मैं कोई एक बिल्डर एक क्रिएटर हायर कर रहा हूँ, कि वो कोई प्रोडक्ट फीचर बना देगा जिससे उसकी ROI मल्टीपल फोल्ड्स हो जाएगी, बिकॉज उसको उस पर्टिकुलर पर्सन के इंटरव्यूज के टाइम में वो परसेप्शन मिल गया है, राइट? फॉर एग्जांपल जैसे प्रोडक्ट बनाया सुंदर पिचाई ने गूगल क्रोम, राइट? ही वाज वन लीडिंग दैट प्रोजेक्ट इंटायरली, एंड लुक हाउ इट टर्न्ड आउट। प्रोडक्ट जो गूगल क्रोम है वो मार्केट लीडर बन गया, और बाकी सारे इनकम्बेंट जितने भी चल रहे थे माइक्रोसॉफ्ट के और बाकी डिफरेंट बिंग एंड एवरीवन, सबको तोड़ दिया उसने। तो ये ऐसे लोगों पे बेट करते हैं जो क्रिएटर माइंडसेट से हैं, जो कोई चीज बनाना जानते हैं, नो मैटर हाउ मच कोडिंग यू वांट टू डू, और वो उसको आपको उसके नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। आई थिंक वो शिफ्ट अगर हम काफी एलिमेंट्री लेवल पे सोचें, दैट फाउंडर्स टुडे विल वांट टू हायर आउटकम्स, दे डोंट वांट टू हायर पीपल who might give you outcomes. They want outcomes, and based on that they'll pay a premium. Because effectively एक founder time buy कर रहा है कि उतने टाइम में वो मल्टीपल आइटरेशंस करके ही कैन क्रिएट अ बिजनेस, राइट? और अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उसमें एक आइटरेशन करके मल्टीपल लाइंस ऑफ बिजनेस या फिर डेप्थ बढ़ा सकते हैं, तो वो टाइम बाई कर रहे हो व्हेन यू पे अ प्रीमियम. सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आई गेट आस्क्ड, right? Why Codevyasa? Why not, you know, HCL, any other Infosys, or a smaller player, right, which might be charging 50% less? Because we are giving you outcomes. So the ROI, the return on investment, is massive with us versus something which is in terms of absolute cost might be lesser, but overall ROI is much lesser there. And that is where Codevyasa का एक अपना, you know, we are trying to create a league. So my vision is very simple, that जो McKinsey ने करा है, that is what we are trying to do. We are trying to create a McKinsey for data and product engineering space, right? We agree to outcomes and we bring expertise to that. If I were to give you an example, कि जब हम engineers hire करते हैं और हमारा starting salary could be anywhere, let's say 8 lakhs, 10 lakhs, and could go really high, even 5 times, 6 times, 7 times of that. वो ROI में difference we can see, right? That wherever we do outcome-based projects, we want people who might be expensive at the face of it. Right. But again, what is the value do they bring to the table, right? Right. And correspondingly, that is what reflects on Codevyasa. चलिए थोड़ा AI पे बात करते हैं. Correct. AI बिल्कुल चेंज कर रहा है इंडस्ट्री को, एवरी डे वी आर सीइंग. सो मुझे बताइए कि ये AI कैसे इम्पैक्ट कर रहा है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज इंडस्ट्री को? अगर रोल वाइज हम देखें, आई थिंक पहले कंटेंट was a team, but I think that will change now. A large part of content तो आप ChatGPT से भी बना लोगे. Similarly, operational use case में काफी change हमें देखने को मिल रहा है. So for example, हम जब banks के साथ काम करते हैं, right? तो उसमें क्या होता है कि जो use case के लिए उन्हें 50 operational लोग चाहिए, अगर Codevyasa एक AI agent के साथ उसे automate कर सकता है, और वो project हम already 2 बड़े banks के साथ कर चुके हैं. Similarly, आप देख रहे होंगे digital agencies, right? थिंग्स लाइक SEO, वो सारी चीजें फॉर द लार्ज पार्ट वो प्रोडक्टाइज हो गई हैं, तो वो AI कर दे रहा है, काफी हद तक कर भी चुका है, और आगे उसमें डीपर पेनिट्रेशन आपको देखने को मिलेगा. जैसे अगर आप इसमें देखेंगे तो पिछले 7-8 साल में प्रोडक्ट मैनेजर एज अ फंक्शन एक काफी क्रिटिकल और काफी एस्पिरेशनल रोल रहा है. फॉर अ लार्ज पार्ट मेरी थ्योरी के हिसाब से वो कम हो जाएगा. तो मतलब प्रोडक्ट मैनेजर की नीड ज्यादा नहीं रहेगी इंडस्ट्री में? हाँ, नीड रहेगी, पर स्पेशलाइजेशन के साथ, और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम या नंबर ऑफ पीपल वो काफी कम हो जाएगी. इसलिए अभी आज के टाइम में AI प्रोडक्ट मैनेजर बहुत चल रहा है. एग्जैक्टली, बहुत ट्रेंड में यार, हर जगह प्रोडक्ट मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा, AI प्रोडक्ट मैनेजर. एग्जैक्टली, क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजमेंट के रोल में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिसर्च करना, और वो रिसर्च काफी आसान हो गई है, तो वो काफी बदलेगा, ये मेरा थीसिस है. जैसे आप देखें ग्राफिक डिजाइनिंग, पहले ग्राफिक डिजाइनर्स होते थे, अब यू हैव UI UX डिजाइनर्स, पर ग्राफिक डिजाइनिंग उसका लेवल काफी उठ गया है, काफी इंक्रीज हो गया है, एंड दैट विल हैपन अक्रॉस
these specifically entry level roles, जैसे फॉर एग्जांपल डेटा एनालिसिस, इनमें काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे हमें. तो ये जॉब्स जीरो हो जाएंगे लगभग. जीरो होना दैट टाइम विल टेल, बट इसमें काफी चेंज आएगा, दैट इज फॉर श्योर. और इन रोल्स को इम्पैक्टफुल काफी होना पड़ेगा फॉर देम टू सस्टेन. तो एआई से हमें डरना चाहिए कि एआई आपको डर लगता है एआई से? नहीं, एआई से आई थिंक हमें सीखना चाहिए, इररेस्पेक्टिव हम किसी भी रोल में हो, चाहे फाउंडर रोल में हो, चाहे मिड सीनियरिटी रोल में हो, या बिगिनिंग स्टेज पे हो, क्योंकि इन एआई श्योरली एफिशिएंसी सबकी बढ़ा सकता है. तो अगर हम एआई से वी आर नॉट लर्निंग, देन वी आर रिस्किंग आवर रिस्पेक्टिव करियर्स. आप एआई को कैसे यूज कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में और सर्विसेज देने में? So starting with engineering, every engineer at CodeVyasa would leverage different LLMs, different AI modules to increase productivity. And that we have seen also कि जहाँ पे हमें कोई भी फीचर शिफ्ट करने के लिए शायद 10 लोगों की जरूरत होती थी, that is now being done using 6-7 people and a lot of research. तो इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ गई है हमारी, जिसकी वजह से हम जो इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं कस्टमर के प्रोडक्ट में, वो काफी बढ़ गए. सिमिलरली आप वो चीज एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं मार्केटिंग में. जैसे पहले आउटबाउंड सिस्टम्स क्रिएट करने के लिए B2B मार्केटिंग के लिए, उसमें इट वाज क्वाइट पीपल इंटेंसिव, बट वो काफी बदल गए हैं. सिमिलरली कंटेंट, फाइनेंस, डेटा एंट्री, तो अक्रॉस सारे डिविजन्स, सारे फंक्शंस में हम वो चेंजेस देख पा रहे हैं. टॉप 3 एआई टूल्स जो आप बेस्ट रिकमेंडेड एआई टूल्स हैं. ऑर्गेनाइजेशनली हम GitHub Copilot यूज कर रहे हैं, ChatGPT ऑफ कोर्स सब यूज करते हैं. तो एक काफी इंटरेस्टिंग जो नया टूल आया है वो है Codex. अच्छा. तो Codex सिंपल लैंग्वेज में क्या करता है कि लेट सपोज आपको कोई नया ऐप बनाना है. हाँ. आपको सिंपली जैसे आप ChatGPT में क्वेरी करते हो, हाँ. लेट्स से अ ब्लॉग ऑन दिस एंड दिस टॉपिक, हाँ. आपको सिर्फ जाके वो कमांड देनी है, राइट द कोड फॉर अ मोबाइल ऐप दैट डज दिस एंड दिस, और वो ऑलमोस्ट इमीडिएटली आपको पूरा कोड लिख के दे देगा. फिर इंजीनियर को क्या करना है? वो तो वो इम्प्लीमेंट कर देगा बस. हाँ. इसमें भी ऑफ कोर्स एफिशिएंसी तो 100% हो ही नहीं सकती, तो इंजीनियर इससे ऑप्टिमाइज कर सकता है. पर जो वो ग्रंट वर्क था काफी हद तक वो कम हो गया. स्क्रैच से कोड लिखना नहीं हाँ, पड़ेगा. स्क्रैच से कम हो गया. आई वुड से जैसे किसी भी टास्क में 2 पार्ट होते हैं ना, एक होता है इंटेंस लेबर एंड देन देयर इज थॉट प्रोवोकिंग समथिंग व्हिच इज व्हिच नीड्स IQ. हाँ. तो पहला वाला पार्ट काफी हद तक प्रोडक्टाइज ऑटोमेट हो गया है. और ये कोडेक्स किसी भी लैंग्वेज में लिख देगा या फिर इट विल बी जस्ट मतलब वन लैंग्वेज कोडेक्स? नहीं, इट इज एग्नोस्टिक. ऑफ कोर्स अभी उसका स्कोप भी बढ़ेगा, और ये लास्ट वीक ही लॉन्च हुए हैं. नाइस. और इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी वी कैन सी. तो जैसे मैंने आपको बोला कि हमारी इंजीनियरिंग टीम की नंबर ऑफ पीपल की रिक्वायरमेंट कम हो रही है और प्रोडक्टिविटी फिर भी बढ़ रही है. तो ये चीज ऑफ कोर्स हम अपने कस्टमर के एंड पे भी देख रहे हैं, जो उनकी इन हाउस टीम्स हैं उसमें भी ये चीज हो रहा है. और आपका फायदा ये है क्योंकि आप आउटकम ड्रिवन कर रहे हो, तो आपको दिखाना नहीं है कि काम कर रहे बंदे. हाँ. हमारा टाइम भी कम होगा, हमारा जो एफर्ट है वो भी कम हो रहा है, नंबर ऑफ पीपल. जो मैन पावर बेस्ड सर्विसेज होते हैं ना, उसमें लोग को ज्यादा दिखाने के लिए चाहिए होता है कि ये लोग काम कर रहे हैं, लोग लगे हुए हैं. आपको वो चाहिए भी नहीं. आपका 60-70% ऑफ बिजनेस इज टुवर्ड्स आउटकम ड्रिवन, तो आप तो कम रिसोर्स में कर रहे हो, तो ये फायदा ही है. करेक्ट. तो आप उसमें बिलिंग आवर्स नहीं देते क्या? नॉर्मली क्या होता है, अगर हम आउटकम बेस्ड कर रहे हैं तो इट्स अ फिक्स्ड कॉस्ट. ओके. अगर प्लग एंड प्ले इंजीनियरिंग टीम्स है विच इज स्टाफ ऑगमेंटेशन, उसमें इट इज बेसिकली यही कि चाहे मैन मंथ के हिसाब से हम प्राइस कर रहे हैं, तो उसमें वो कम होगा ऑल्दो, बट स्टिल अगर हम अपने कस्टमर को बेटर क्वालिटी देते रहेंगे तो एटलीस्ट वी आर एबल टू सस्टेन अ पार्टनरशिप. आप मुझे थोड़ा सा बताओ कि जैसे आपने 0 से स्टार्ट किया कोडव्यासा, तो उस ईयर से हर साल क्या आपने ग्रोथ देखा, क्या चेंजेस आए इन अ ब्रीफ वे? आई थिंक माइंडसेट वाइज हर साल काफी डिफरेंट होता है. तो पहले साल जब आप स्टार्ट करते हो कोई भी कंपनी, तो आपका माइंडसेट होता है सर्वाइवल का, सर्वाइवल और डिस्कवरी. क्या आप नई चीजें डिस्कवर करके सर्वाइव भी कर रहे हैं, ऑफ कोर्स. तो पहले साल यही था, बट पहले साल में वी लैंडेड सम वेरी गुड कस्टमर्स. वी लैंडेड मामाअर्थ, अपग्रेड, 6-7 US के स्टार्टअप्स जो Y Combinator बैक्ड थे. उससे क्या हुआ, वी वर एबल टू फंड डिफरेंट टीम्स. दिस वाज इन 2020 राइट? 2020 से 21 तक. ठीक है. फिर 22 में रेफरल और नेटवर्क के बाहर निकल के फाइंडिंग योर ओन फीट, राइट? हाउ डू यू गेट नेक्स्ट 30 कस्टमर्स. तो आप आउटबाउंड गए उसके बाद? आउटबाउंड हमने तब भी किया, पहले साल का, दूसरे साल से हमने आउटबाउंड किया. हमने इवेंट्स करे, आउटबाउंड इंजन क्रिएट किया. फिर 2023-24 में फोकस काफी बदला. अब फोकस ये था कि
हम वर्टिकलाइजेशन कैसे करें. तो अगर हमें स्पेशलाइज्ड यूज केसेस सॉल्व करने हैं तो हमें डिफरेंट वर्टिकल्स क्रिएट करने पड़ेंगे. जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या हम फाइनेंशियल सर्विसेज को डीप में जाके डेप्थ में जाके हम डिफरेंट इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करके उसे हम केटर कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को. सिमिलरली इसे अगर दूसरे डायमेंशन में हम सोचें तो हम ये भी सोच सकते हैं कि क्या हम अर्ली स्टेज कंपनीज की जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं उनके बेसिस पे हम पोजीशन करें कोड व्यासा को. तो वो फोकस ऑन स्पेशलाइजेशन क्रिएशन आया 2023-24 में एंड उसके वजह से हम काफी अच्छा स्केल भी देख रहे हैं. नंबर वाइज एम्प्लॉय साइज और नंबर वाइज देखे तो क्या हुआ? विद इन फर्स्ट 2 years वी वर हम कुछ 200 लोगों की टीम बन गए थे एंड देन इट्स बीन स्टेडी आफ्टर दैट. बट आई थिंक जो हम इंटरनल एक्सेलरेटर्स बिल्ड कर रहे हैं, सो फॉर एग्जांपल हम PwC के साथ काम करते हैं, यू नो लार्ज बैंक के साथ काम करते हैं, तो हमने कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ऑलमोस्ट कॉमोडिटाइज करके उनके एक्सेलरेटर बना दिए हैं. अब वो एक्सेलरेटर बनाने में हमें टाइम लगता है बट नाउ दैट दे आर लाइव हम उसके बेसिस पे वी आर गेटिंग इनटू न्यू कस्टमर्स. तो क्या आप मिनी यूनिट्स बना देते हो? करेक्ट. सिंपल लैंग्वेज में हम एक स्केलेटन बना सकते हैं किसी भी डेटा या इंजीनियरिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट का और उसके बेसिस पे लास्ट माइल कस्टमाइजेशन और वो कर सकते हैं. आई थिंक आपका प्रोडक्ट मैनेजमेंट का जो एक्सपीरियंस है ये बहुत काम है इस सबको डिफाइन करने में. करेक्ट. और आई थिंक कस्टमर कॉन्वर्सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्योंकि हम वी कीप ऑन टॉकिंग टू कस्टमर्स, राइट, इज द रीजन वी आर एबल टू आइडेंटिफाई क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जो कि जेनरिकली हम देख रहे हैं और उसके बेसिस पे हम एक्सेलरेटर बिल्ड कर रहे हैं. आप एग्रीमेंट्स बनाते हो जब आप एक डील लेते हो बड़े ऑर्गेनाइजेशन से. अग्रीमेंट. हाँ, तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि ये प्राइस वैल्यू जो होता है, क्योंकि सर्विस में इट कैन बी एनीथिंग. मतलब इट कैन बी लेट्स से मे बी $100,000 to even $1 million. $100, या. हाँ, तो कैसे बनाते हो ये? आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन क्योंकि इसमें क्या होता है कि हर कस्टमर का क्वालिटी एक्सपेक्टेशन अलग है. करेक्ट. व्हेन वी वर्क विद फ्लिपकार्ट, लेट्स से फ्लिपकार्ट को बेस्ट क्वालिटी चाहिए. They are used to working in the top tier engineering grade. Correct. Whereas typically large F500 companies will not necessarily want 100 rockstar engineers. So one very important factor is just identifying the par quality level. वो काफी important है. And then second factor of course is what is the customer's paying capacity. So for example, early on कस्टमर का कैपेसिटी हो सकता है इतना ना हो एंड दैट माइट चेंज बेस्ड ऑन ज्योग्राफी आल्सो. सो इफ यू आर वर्किंग इन सिंगापुर और द US, राइट, you can charge a lot higher. So those price elasticity is there. And then any which ways it's a cost plus model. So we know what it will cost us. And based on that we can do a plus marking on top of that. So ये तो आपको अर्ली ऑन ही जब आप एग्रीमेंट बना रहे हो या RFP कर रहे हो, ठीक है, कोटेशन और बना रहे हो, तभी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट ये है. Which is the hard part. Which is the hard part. To decide कि यार मेरा ये कॉस्ट उसमें आ जाएगा, राइट, मेरा इसमें क्या मार्जिन बन रहा है कि मैं ये आगे करके जा सकता हूँ. और उसके साथ साथ आपका मार्जिन भी आना चाहिए और प्लस कस्टमर शुड बी हैप्पी विद द क्वालिटी. सो फॉर एग्जांपल जब आप कस्टमर से बात कर रहे हो, हो सकता है आपने CTO से बात कराओ, अपना कुछ प्रोडक्ट एज एन प्रोजेक्ट शोकेस कराओ, पर जो वो प्रोजेक्ट बनवाएंगे उसका क्वालिटी एक्सपेक्टेशन माइट बी डिफरेंट. तो आपको वो प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा. सो यू कांट प्राइस टू लेस क्योंकि उसमें आप यू विल नॉट एंड अप मेकिंग प्रॉफिट. बट एट द सेम टाइम आप इतना प्राइस नहीं कर सकते वरना द कॉन्ट्रैक्ट विल नेवर गेट साइंड. राइट. सो आई थिंक वो काफी फाइन बैलेंस है वहां पर एंड दैट इज द हार्ड पार्ट. प्रोडक्ट और सर्विस कंपनी में कल्चरल डिफरेंस क्या क्या होता है? अगर आप देखोगे प्रोडक्ट कंपनी में, लेट्स सपोज जोमेटो का एग्जांपल लेते हैं. तो जोमेटो में जो भी इंजीनियर काम कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम उसका इंजीनियरिंग डेप्थ होगा, क्वालिटी होगी, बट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगी कि क्या वो डिफरेंट टाइप की इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है या नहीं कर सकता. एक एग्जांपल लेते हैं जोमेटो या स्विगी के इंजीनियर का. ठीक है. दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो इंजीनियर लेट्स सपोज सेल्स फोर्स में काम कर रहे हैं. वो B2C प्रॉब्लम्स ऑफ स्केल सॉल्व कर रहे हैं, वेयर एज सेल्स फोर्स में काफी अलग तरीके की प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हैं. तो प्रोडक्ट कंपनी में काम करना ऑफ कोर्स इट्स ग्रेट. सर्विसेज में कभी कभी यू गेट बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स क्योंकि आप कई बार 2 प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हो, राइट. या फिर आप ऐसे सोचो जैसे कि एज एन इंजीनियर आप 1-1.5 साल एक तरीके के प्रॉब्लम स्टेटमेंट का काम कर लो एंड देन यू कैन ऑल्सो चेंज अ प्रोजेक्ट. सो वो लग्जरी आपको कई बार सर्विसेज कंपनी में मिल जाती है
जो कि प्रोडक्ट कंपनी में शायद कभी कभी ना मिले। लर्निंग वैसे सर्विस में ज्यादा मिल सकता है बिकॉज आप मल्टीपल डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो इन योर टेन्योर, राइट? डिपेंड करेगा, ये इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं हो सकता काश। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक प्रोडक्ट कंपनी में भी you get to learn multiple things, but when you work in a services company, one thing it will teach you is being on top of your toes, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है नहीं कोई। एज अ एक्सटर्नल पार्टनर हम स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं अपनी कंपनीज को, राइट, अलॉन्ग विद एफिशिएंसी। एंड प्लस उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा विदाउट चेंजिंग द जॉब्स। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जोमेटो में काम कर रहे हो, आप 2 साल बाद यू कैन गो टू अ सेल्स फोर्स, राइट? But even let's say if you're working in a services company that works with both Zomato and Salesforce. आपका लेकिन कॉम्पिटेंसी उस लेवल का होना चाहिए बिकॉज Of course. That's a baseline. अदरवाइज क्या होता है कि सर्विस में मानते हैं कि कॉम्पिटेंसी कम होता है, जिस तरह का But इन्फोसिस that trend has changed. हाँ, That's what I'm saying. वो ट्रेंड चेंज हो गया, पर्टिकुलरली कंपनी जो कि स्पेशलाइज कर रही हैं इन अ गिवन वर्टिकल। तो कल्चर में भी मुझे लगता है कि प्रोडक्ट कंपनी में ना उतना ज़्यादा हसल नहीं करना पड़ता है जितना, मतलब क्वालिटी काम होता है, लेकिन सर्विसेज में डेवलपर्स को बहुत कुछ करना पड़ता है, इंजीनियर्स को बहुत कुछ करना पड़ता है। करेक्ट, एनी सर्विस, लाइक इवन इंजीनियर ना हो, कोई और सर्विस बेस्ड कंपनी भी हो, करेक्ट। तो ये कल्चर में मुझे लगता है कि ये सर्विस इंडस्ट्री के कैचअप कर रही है उस लेवल पे जो क्वालिटी चाहिए। एब्सोल्युटली, वो एक पैराडाइम शिफ्ट है जो कि पिछले 7-8 साल में और स्पेशली पिछले 4 साल में काफी ज्यादा आया है। प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग वाले जो लोग होते हैं, जब कैंडिडेट आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो उनको अपना इंटरव्यू में कैसे शोकेस करना चाहिए कि वो ज्यादा चांसेस हो उनके हायर होने के? इवन फॉर सेल्स, व्हेन आई हायर लेट्स से अ मिड सीनियर अकाउंट मैनेजर और अ मार्केटियर, आई वुड रियली वांट टू नो कि उसने कितना रिसर्च करा हुआ है कोड व्यासा के ऊपर, राइट? उनका क्या पर्सपेक्टिव है दैट इफ दे वर टू गेट दिस जॉब, व्हाट विल बी देयर इनिशियल रोड मैप टू सक्सीड एट कोड व्यासा, या फिर वो कितना अच्छे से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आर्टिकुलेट करवा पा रहे हैं। सिमिलरली अगर आप इसके पैरेलल्स ड्रॉ करोगे, व्हेन आई गो आउट and pitch Code Vyasa to my potential customers, I cannot just talk about Code Vyasa all the time. I have to talk about their possible problem statements and then plug in where Code Vyasa can solve some of those. So that research, the last mile research, दोनों में बहुत important है, and that is what makes it fairly similar also. अगर आप देखोगे एक इंटरव्यू में और सेल्स में काफी कॉमनैलिटीज हैं, बिकॉज दोनों में यू हैव टू रिसर्च, राइट? दोनों में यू हैव टू टॉक अबाउट हाउ योर स्किल्स कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा चल रही है हायरिंग में, जिस पे डेवलपर्स को जाना चाहिए, जिसमें ज़्यादा हायरिंग हो रही है? आई थिंक जावास्क्रिप्ट काफी पॉपुलर है, नोड, रिएक्ट, टाइपस्क्रिप्ट। गोलैंग हैज आल्सो पिक्ड अप very well, and then there are technologies like Python, Java, which have been around for decently long time. .NET, PHP जो कि टेक्नोलॉजीज थी 10-15 साल पहले, fairly robust, वो थोड़ा सा फेज आउट धीरे धीरे हो रही हैं, बट फ्रेमवर्क लाइक जावास्क्रिप्ट, these are picking up. आप अभी कौन कौन से रोल्स के लिए हायर कर रहे हो जो हमारे कैंडिडेट्स को आप हम हायरिंग दे सकते हैं? Oh, absolutely. We are hiring for back-end engineers. Technology could be Python, Node, or anything. We are hiring for full stack engineers, mobile engineers, and marketing and sales roles. We'll give you the job descriptions. We have already given that. We'd love to have inbound from the candidates. आपकी पहली सैलरी क्या थी? 2014 में it was 35,000. तो 6 साल के बाद आप जब एंड कर रहे थे तो आप डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट थे मोगलिक्स में, Correct. तो एज अ डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट इन मोगलिक्स क्या सैलरी थी आपकी? I was getting about 50 lakhs. सो 35,000 से 35,000 से 50 लाख 6 इयर्स में, दैट्स वेरी वेरी इम्प्रेसिव। जो मेरी मेजॉरिटी लर्निंग भी हुई है वो काफी एक्सपोनेंशियल थी अच्छा। उस टाइम पे, एंड टू बी ऑनेस्ट salary beyond a point in time is very important, but beyond a point in time it becomes secondary. राइट। What do you learn out of it, और आप उस लर्निंग से क्या क्रिएट कर सकते हो, वो काफी इंपॉर्टेंट है। सही बोला आपने, सैलरी सेकेंडरी हो जाती है, लर्निंग ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ Exactly. नॉलेज Exactly. प्राइमरी हो जाता है, राइट? क्योंकि आपको एज अ स्टेबल रहने के लिए इनफ मनी आपको बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। आप 20-25 लाख से ऊपर जाओगे, यू विल बी सफिशिएंट इन इंडिया एटलीस्ट। एंड प्लस उसका कोई एंड नहीं है, इसका कोई एंड नहीं, कोई एंड नहीं है। 1 करोड़ पे भी और चाहिए होगा। एग्जैक्टली चाहे वो 1 करोड़ आप साल का कमाओ चाहे महीने का कमाओ, हाँ। उसका कोई एंड नहीं है। बट आई वाज वेरी लकी कि जो मेरे इनिशियल बॉसेस थे, मेंटोर्स थे, दे रियली हेल्प मी, और उनमें से ज़्यादातर लोग आज भी मेरे टच में हैं एंड दे स्टिल गाइड मी। So 35,000 to 50 lakh, 10x in
6 years. Correct. उसके बाद आपने वहां से चालू किया कंपनी, और कंपनी वहां से आप लेट्स से 50 लाख टू $10 million आज के टाइम में आपकी खुद की कंपनी का रेवेन्यू. Correct. सो वाज इट फुलफिलिंग? Oh, absolutely. I think, like I said, numbers are important, but beyond that, what future holds is very, very important, right? So, for example, जब मैं 50 लाख से भी था, I was very excited about the fact कि मैं एक company create कर सकता हूँ और that company can grow really big. And same mindset is today, right? That we are at, let's say, 550 people. And from these 550 people, what is the size and the magnitude of company we can create from here on? Which is, I think, the most exciting part. मैं आपसे ऑडियंस के लिए सवाल करना जी। चाहूँगा कि आपकी जब इतनी अच्छी ग्रोथ रही है, तो क्या 3 की लर्निंग्स है जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहोगे कि अगर तुम्हें भी मेरे जैसा ग्रोथ पाना है 6 इयर्स में जो आपने पाया, Correct. और फिर जो स्टार्टअप के लिए लर्निंग के लिए, तो 3 फॉर ग्रोइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन Correct. एज द लीडरशिप एंड सैलरी एंड एवरीथिंग, उसके लिए 3 की स्टेप्स बताइए, उसके बाद फिर एंटरप्रेन्योरशिप का. हर कोई बात करता है, बट हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. नहीं है. सो देयर इज अ क्लासिक सेइंग दैट हम डेली लाइफ में क्या अचीव कर सकते हैं एक दिन में, वो इंसान ओवर एस्टिमेट करता है, बट कंपाउंडिंग के साथ क्या एक साल में अचीव करा जा सकता है, वो Underestimate करता है. अंडर एस्टिमेट करता है. करेक्ट. And that is very, very true. So what you can achieve in a span of 1 year, 2 year, right? If you work hard every single day, that is huge. तो वही मैं अपनी टीम को भी बोलता हूँ, 1% एवरी डे अगर आप Exactly. इम्पैक्टफुल चेंज ला रहे हो अपने अंदर, Exactly. तो साल भर में आप 35-36 टाइम्स ज्यादा हो गए, आई गेस सो. And second would be, I think, mentorship. Like there is no, kind of LLM that can replace the feedback curve. Giving feedback is secondary. The fact that people should be seeking feedback. आप सामने से अप्रोच करो. Exactly. So जो मैंने आपको बोला था कि वो 1-to-1, Meetings. करना हाँ. is very, very important. So that feedback is extremely important. And third and last thing would be purely risk taking. Like I hardly know anyone who has done big without taking risks. Right? तो risk taking will teach you so much. Like risk taking से जो उसका upside आप वो achieve कर लोगे, that is important. But the process will teach you so much more about your own self and about the world around you. तो वो काफी important है. So hard work, mentorship and reflection. And third is risk taking. I'll add one which is Yeah. very crucial. That is getting always out of comfort zone. Oh, absolutely. कोई भी इंसान कुछ वैसा कर नहीं पाया जो Correct. कंफर्ट जोन में ही वो Comfort किया. zone में था, right? राइट. आपको डिफिकल्टी आने के अपने आप को हैबिट दे देना चाहिए. That अपने mind को. anxiety should be your default state. Being anxious. होना ये चाहिए कि फिजिकली हम अपने बॉडी को स्ट्रेन दें ताकि बॉडी ग्रो करे, मसल ग्रो करे, Exactly. और और माइंड को रिलैक्स रखे. लेकिन उल्टा होता है, हम माइंड को, मैं इसका बोलूंगा कि लोग ज्यादा स्ट्रेन देते हैं ऑन डिफरेंट थिंग्स, वरी ज्यादा करते हैं, Exactly. और बॉडी को बिल्कुल पोटैटो काउच रिलैक्स करते हैं. इसका Exactly. अपोजिट करो. सिमिलरली कंफर्ट जोन में आने से बेटर है कि आप हर समय अपने आप को चैलेंज करते रहो, Correct. और उससे आपका कैरेक्टर निकलेगा. उससे आप हमेशा अनकंफर्ट जोन में जाने के लिए रेडी रहोगे कि यार कुछ नया चीज दिख रहा है, तो रिस्क टेकिंग जो आपने बोला उसमें मैं जा पाऊँ. क्योंकि ज्यादातर टाइम ना लोग यही सोचते हैं कि मैं कंफर्टेबल हूँ, अच्छा कमा रहा हूँ, अच्छी सैलरी है, अच्छा पोजीशन है, Correct. तो वो उससे आगे निकलना ही नहीं चाहते, और वहां पे उनका वो स्टैग्नेंट हो जाता है. Correct. Absolutely. आज के टाइम में काफी ज्यादा पॉपुलर चल रहा है रिमोट वर्क, राइट? तो रिमोट वर्क वर्सेस वर्क फ्रॉम ऑफिस, Yeah. क्या ट्रेंड देख रहे हो आप? Working remotely does give you benefit, but you have to look at it in a contextual manner. So for example, if I started my career in a remote setup, I would not have learned even half the things that I did because I was physically sharing the same space with my seniors. So just the fact that अगर आप किसी को देख रहे हो जो आपसे 10 साल senior है, could be the CEO, could be the VP, right? What are their work habits? That habit of showing up early, that habit of having deep uninterrupted work for 3-4 hours in a day, that habit of running a team is very difficult, I would say, Right. to learn in a remote setup. So for example, after 10 years, probably I can operate in a remote setup. But could I have learned these things in a remote setup? Absolutely no. So I think my 2 cents here would be that
early on in your career, don't seek comfort of working remotely. Hmm. Just go out, work physically from an office where you share the space with the people who are senior. Some common pitfalls जो आप हायरिंग के टाइम में देखते हैं कैंडिडेट करते हैं मिस्टेक्स. I think 2 or 3 of them are very, very common. पहला है just coming on the call without researching on the company. I think that is the single most turn off factor for the recruiter. Second is not articulating your strength and how that will align with the role. These are the two things, right? And I think possibly one more factor could be not asking questions, right? In terms of what KPIs they are supposed to deliver, जॉब रोल उनके स्ट्रेंथ के साथ कैसे मैच करेगा या क्या ग्रोथ पाथ होगा. These 2-3 things are the biggest pitfalls. आप ऐसा क्या गाइडेंस ऑफर करना चाहोगे हमारे ऑडियंस को जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जो आईटी सर्विस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं, आपके कुछ नगेट्स एडवाइस. सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा, अगेन आई वुड से, just going on the interview calls very prepared. The simple factor could be how well do you know the prospect company, I mean the company you're applying for, and just articulating कि आपकी strength कैसे help कर सकती है. So for example, अगर आप एक UX designer हो, 0 to 3 years, अगर आप एक इंटरव्यू पे जा रहे हो, right, and you are not prepared or you don't have any insights on some of the things the company has already posted, that is not a great sign. So just doing that research is very important. Then again, articulating how your strengths could help them. So for example, let's say a marketeer applying for a job, right, even as a fresher, right, she should be talking about how her, let's say, past projects could be relevant here. So those research based things particularly, because as a fresher, I mean, there is only so much skill you can provide, right? There's a lot of training which the company will be giving you, but it's about the research. It's about showing आप कितने prepared हो उस call के लिए. That is very important. ऐसे कौन से स्ट्रैटेजीज आपने यूज किए कोड व्यासा में जिससे आप हाई टिकट साइज डील्स ला पाए? लीड जनरेशन स्ट्रैटेजीज क्या है जो वर्कआउट करती है? लीड जनरेशन से पहले इम्पॉर्टेंट जो हमने देखा है वो है कि हाउ डू वी पोजीशन कोड व्यासा, राइट? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में काफ़ी सारे मिड मार्केट कंपनीज के लिए स्पेसिफिक डेटा इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट्स और यूज केसेस सॉल्व करे थे. तो हमारी आउटबाउंड स्ट्रैटेजी वॉज नेवर अराउंड स्टाफ ऑगमेंटेशन. It was only around outcomes that we can do or the engineering problems जो हमारी research बताती है that those companies might be facing. And that is the single most thing. Like, I'll not say that, do this, do emails, do LinkedIn messages. All of that is secondary. How do you position your company? That is like the single most differentiating factor. तो आप जिस टाइम में 2020 में स्टार्ट किए तो आपके टाइम पे कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो आउटकम ड्रिवन ही कर रहे थे? कितने ऐसे प्लेयर्स थे? हाँ, काफ़ी कुछ प्लेयर्स थे जो आउटकम बेस्ड कर रहे थे. बट डिफरेंस कहाँ पे आता है? जब आप नए अकाउंट में एंटर करने की कोशिश कर रहे हो, आपका पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए. वहाँ पे अगर आप बोलोगे दैट वी हैव रिमोटली अवेलेबल टीम्स, तो उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है क्योंकि ऐसी हजारों और कंपनीज कर रही हैं. बट अगर आप बोलोगे दैट आई कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर डेटा इंजीनियरिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर यू, या फिर हियर इज अ केस स्टडी ऑफ हाउ आई सॉल्व ऑटोमेशन QA, दैट विल हैव अ बेटर चांस कि लोग आपको नोटिस करें एंड देन आपको एक मीटिंग मिल पाए टू शोकेस योर प्रोजेक्ट. सो थिंक ऑफ इट एज अ मोर ऑफ अ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू सॉल्व वर्सेस कि ये सेल्स की प्रॉब्लम है. Talk engineering things, right? Talk outcome based things versus trying to, kind of fake past relationships, right? Or the fact that you work with similar companies and hence आप उनके लिए भी काम कर सकते हो. So that sometimes lacks the context. पहला क्लाइंट आपने किस बेसिस पे लाया था? रेफरल था? पहला client was Policy Bazaar and that was purely a referral. Referral as in I knew the CTO and the CHRO of Policy Bazaar. And they had trust in your ability to. They had actually hired me as a AVP. They gave me an offer. I did not join 2 years back. So I reached out to them that, look, I could not join you back then, but I'd love to join you as a tech partner. And that's how it happened. कोड व्यासा कैसे अप्रोच करता है एथिकल डायलेमास को? जैसे डेटा प्राइवेसी हो गया, आपको एल्गोरिथमिक बेसिस प्रोजेक्ट्स होते हैं. Like I told you, we work with some of the largest enterprises, also government agencies like RBI, HDFC Bank, Kotak Mahindra Bank, right? We have the best, processes and IT policies, right? And we keep on regularly auditing different systems,
right? Because ये हमारे लिए business critical है, because anything that leaks, that results into leaking private information, leave aside the code base, that will have massive repercussion. Right. तो इसके लिए we have the best mechanism, right? And the agreement that we sign with customers safeguards all of that for the customer. Now, I'd like to take some parting thoughts from you. Yeah. Overall, जो हमारी जनता है, जो हमारा ये पॉडकास्ट Correct. देखेगी, ऐसा क्या 3 की लर्निंग आप देना चाहोगे कि ये वो अगर सॉर्ट कर ले तो वो सॉर्टेड है? First of all, again, I would re-emphasize hard work पे. Second is having guidance is very important. अब guidance आपको ज़्यादातर अपने mentor से मिलेगा, senior से मिलेगा, but अगर आप research भी कर सकते हो अपने level पे, तो आपको काफ़ी trends खुद ही पता चल जाएंगे. तो उससे आप third point जो है, which is risk taking, that will direct कि आप किस direction में आपको कितना calculated risk लेना है, right? So I would say hard work, having the right guidance or research, and corresponding to that the risk taking that you can have. आपने रोल्स के बारे में हायरिंग का बताया था मुझे कि किस-किस तरह के रोल्स जॉब आप हायर कर रहे हो। Yeah. बट मैं ये भी जानना चाहूँगा कि किस-किस एक्सपीरियंस पे हायर करो? क्या फ्रेशर्स भी कर रहे हो? क्या एक्सपीरियंस वो Correct. किस-किस So, लेवल पे है? इंजीनियरिंग में हम मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस देखते हैं, 3 से 12 साल 15 साल तक का. एसडी 2 से स्टार्ट करते हो क्या? ST1 हमारी डेफिनेशन 2 to 4 होती है. ठीक है। तो ST1 या अगर आप ST2 2 से 4 बोलो तो ST2 से. और मार्केटिंग और सेल्स में वी आर ओपन टू फ्रेशर्स ऑल्सो, एनीवेयर फ्रॉम 0 to 8 years, ओके। बिकॉज हमारे पास काफ़ी सारे रोल्स हैं. So we love to have more and more people applying to this, and hopefully we'll have them on board. वेल मज़ा आया बात करके आपसे शुभम। बहुत सारी चीज़ें आपने 10 साल के एक्सपीरियंस में अचीव किया है और लर्निंग भी ली है और वो हमने डिस्कस भी किया इस बारे में। आपकी खुद की जर्नी फ्रॉम 35,000 पर मंथ और लेट्स से 5 लाख समथिंग इन अ ईयर टू 50 लाख इन अ ईयर एंड देन बिकमिंग अ फाउंडर एंड ग्रो ओवर योर ओवरऑल पर्सनैलिटी लर्निंग टू कंपनी बनाने के लिए कुछ अलग ही करना पड़ता है। आपको पूरे मार्केट में जाना पड़ता है और आपने उसमें बहुत अच्छे से स्केल किया है एज अ सर्विस बुटीक कंपनी फ्रॉम 0 to $10 million एनुअल रेवेन्यू। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फ्रॉम डीप ऑफ माई हार्ट कि आपने इतना बढ़िया काम किया है अभी मार्केट में। आई एम श्योर दैट अभी अभी और बहुत बड़े लेवल पे इसको लेके जाने वाले हैं एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। No, thank you so much for having me. It was a great chat, and all the best to everyone. Thank you.